अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज़ में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा अगले इंतखाबात में, पार्टी में मुख्तलिफ आवाज़ें क्यों आ रही हैं। मरीम नवाज़ कहती हैं शहबाज शरीफ हमारी पार्टी के सदर हैं, इंतहाई सीनियर हैं, जबकि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए जो फैसला है ये मियां नवाज शरीफ ही करेंगे। क्या कहती है मरीम नवाज़ साहिबा, ज़रा पहले ये सुनिए। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी। लेकिन जमात में अपना फैसला जो है, ये परवेज़ रशीद साहब खड़े हैं, मेरे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा खड़ी हैं और मेरे पार्टी के जितने भी लोग खड़े हैं, इन्होंने इख्तियार जो है वो नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का, और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। अब मरीम नवाज़ का बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब मुस्लिम लीग नवाज़ में दो बयानियों की जंग का अभी खात्मा नहीं हुआ है। इससे पहले सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो जावेद लतीफ़ ने उनकी ज़ाती राय कहकर इस नाम से इनकार किया। ख्वाजा आसिफ भी मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और पार्टी में खासा असर रसूख रखते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में अपने वज़ीर आज़म की उम्मीदवार की ख्वाहिश में मियां नवाज शरीफ ही उन्होंने उनका ही नाम लिया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। ये तो एक ख्वाजा साहब की ख्वाहिश थी, जबकि दूसरे ख्वाजा साहब ख्वाजा साद रफ़ीक का ये मानना है कि अभी मियां साहब को पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए। क्या कहा उन्होंने, उनकी भी सुन लीजिए। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी अनाउंस किया जाएगा। PMLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहां है वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और जालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तारीख दुनिया की बताती है कि क़यादतें जो हैं वो जलावतनी में तहरीकों की क़यादत करती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। अब नाजरीन, बात यह है कि अब बड़े मियाँ साहब अगर पाकिस्तान आ भी जाएं तो वज़ीर आज़म के लिए तो अहल है नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो चुके हैं। अभी मियाँ नवाज शरीफ भी नाअहल हैं, मरीम नवाज़ भी नाअहल हैं, तो पीछे ख़ानदान में तो एक ही नाम बचता है और वो है मियाँ शहबाज शरीफ का। और ख़ानदान से बाहर अभी तक तो हमने ऐसी कोई अनहोनी होते देखी नहीं कि किसी और का नाम सामने आए या पहले माजी में कैसा हुआ हो। लेकिन क्या करें, सियासत में कुछ भी हो सकता है। कौन बनेगा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार, आजकल पार्टी के अंदर भी और प्रोग्राम्स में भी मुस्लिम लीग नून के लोगों से, रहनुमाओं से एक ही सवाल ये पूछा जा रहा है, आखिर ये ऐसे वक्त में बहस क्यों शुरू हो चुकी है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, वालेकुम सलाम। आधी आवाज़ें आती हैं कि पार्टी के जो सदर हैं उसूल तो यही है कि वही अगला वज़ीर आज़म का कैंडिडेट होगा, मजबूत उम्मीदवार होगा। एक तरफ आवाज़ आती है नवाज शरीफ ने फ़ैसला करना है, तीसरी तरफ आवाज़ आती है कि हमारी तो ख्वाहिश है कि जो है ना वो नवाज शरीफ ही हों, चौथी तरफ आवाज़ आती है कि हम तो चाहते हैं कि मियाँ साहब वापस ही ना आए। ये इतनी खिचड़ी क्यों मची हुई है, कोई क्लैरिटी के साथ कोई बात सामने क्यों नहीं आती? देखें, ये चारों आवाज़ें जो आपने सुनवाई भी है और जिनका आपने जिक्र भी किया है, इनको अगर आप एनालाइज करें या इसे जो है वो समझने की कोशिश करें तो बात एक ही है। हाँ। लेकिन फिर बहस करने के लिए भी तो कोई ना कोई जो है वो बात होनी चाहिए ना, और डिस्कशन के लिए, प्रोग्राम के लिए तो ये चीज़ें फिर ज़रूरी हैं कि इन चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जो है वो डिस्कस किया जाए। हमारे प्रोग्राम में अपनी आवाज़ भी शामिल कर दें फिर में पांचवी आवाज़ राना सनाउल्लाह साहब की। जी बिल्कुल, मैं अपनी आवाज़ शामिल कर रहा हूँ। और इसमें देखें, मुस्लिम लीग नून में जब हमारे जलसों में नारा लगता है कि वज़ीर आज़म, तो आगे से आवाज़ एक ही आती है और वो है नवाज शरीफ। अब रही बात ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी सेहत की वजह से बैरून मुल्क हैं या उनके खिलाफ झूठे केसेस बना के उनको नाहल किया गया है। वैसे तो नाहल उनको पहले भी एक दफ़ा किया गया था और ये ऐसी नाहली जो है ये अहलियत में बदलते ज़्यादा से ज़्यादा फिर कोई 15 या 20 दिन ही लगते हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरी नज़र में तो ये जो नाहली है इसकी कोई सब्सटेंस नहीं है। अच्छा। बाकी दूसरी बात जो है, जो दूसरा नुक्ता नज़र है कि सीनियर मोस्ट नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने अपनी कमिटमेंट से
उन्होंने क़यादत से, पार्टी से, अपने खुलूस से उन्होंने कुर्बानी दे के, उन्होंने खिदमत करके ये साबित किया है कि वो डिज़र्व करते हैं कि ही इज़ नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ। ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो उनके भाई हैं। लेकिन अब मामला ये है कि अगर ये बात सुबह क्लियर कर दी जाए तो फिर जनाब इस बात के ऊपर जो है वो बहस शुरू हो जाएगी कि जी शरीफ फैमिली से बाहर को आदमी हो ही नहीं सकता। ये जो है ये आप जवाब दे दें क्या? वाकई मैंने भी अगला सवाल वैसे यही पूछना था कि शरीफ फैमिली से बाहर कोई फैसला हो सकता है? अकरबा परवरी हो गई है और अकरबा परवरी हो गई है, फलां हो गया है। देखें, जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी ये इंसल्ट है। वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने भी बनना हो तो ये पार्लिमानी पार्टी जिसने वजूद में आना है और उसमें इंशाअल्लाह ताला PMLN हमारी कोशिश भी है, दुआ भी है कि अक्सरियत में होगी। उस पार्लिमानी पार्टी की इंसल्ट है कि आप पहले से ये चीज़ें जो है ये फैसला करके जो है वो रख दें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर किसी वजह से वज़ीर आज़म नहीं बनते तो नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ पार्टी लीडर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ ही है। ठीक है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, ना मरियम नवाज शरीफ का, ना शाहद खान अब्बासी का, या जितने भी हम में से जो 7-8 लोग सीनियर मोस्ट हैं, ये सारे इस बात के ऊपर मुत्फिक है और सभी की ये सोच भी है, राय भी है। लेकिन हम जैसे लोगों को कंफ्यूजन तब पैदा होती है राना साहब जब मरियम साहिबा ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ इस दौड़ में सबसे आगे हैं। जब कोई दौड़ में सबसे आगे होता है ना तो इसका मतलब है दूसरे नंबर पर भी कोई है, तीसरे नंबर पर भी कोई है, पीछे भी कोई है। इसका मतलब ये हुआ कि दौड़ में और भी लोग शामिल हैं, उम्मीदवारों के और भी नाम है। नहीं देखें, जो 7-8 सीनियर लोग हैं तो क्या हमें कोई डॉक्टर ने परहेज लिख के दी है कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? जबरदस्त। दौड़ में लोगों को होना चाहिए। और पार्टी में देखें, ये एक सियासी जमात है, इसमें नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 जो है ये होना चाहिए। नंबर 2 अब अगर मरियम नवाज साहबा और बात करती, देखें बात यह है कि अगर मरियम नवाज साहबा जो है वो और बात करती और वो कहती कि जी जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ होंगे तो फिर सबसे बात पहले ये आनी थी कि वालिद के बाद बस चचा, हाँ। किसी और का नाम ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने पॉलिटिकली उन्होंने बात की है, तो इसलिए इसके ऊपर इतना को मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर इतनी कोई बहस की गुंजाइश है। नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ ही हैं। नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बाद कौन? चले इसका जवाब तो दे दे। वो शायद खाकान अब्बासी उसके बाद मैं खुद हूँ। अच्छा नहीं, मैं खुद हूँ। मैं तो समझता हूँ उसके बाद मैं हूँ, मैं किसी और का नाम क्यों लूँ? जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बाद राना सनाउल्लाह साहब जो है वो वजीर आजम के उम्मीदवार हो सकते हैं। चले एक और सवाल का जवाब दे। अगर मरियम अगर मैं उस पार्लिमानी पार्टी में हुआ, अच्छा, तो आप मुझे बताएं ना, मुझ में कौन सा नक्श है कि जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा? कोई नक्श नहीं है। ये बात तो फिर शाहिद खान अब्बासी भी पूछेंगे, ये बात तो ख्वाजा से भी पूछेंगे। हमने शाहिद खान अब्बासी नहीं तो शाहिद खान नहीं, सुन ले, शाहिद खान अब्बासी को भी जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए, ख्वाजा आसफ को भी उम्मीद रखनी चाहिए, साद रफीक साहब को भी रखनी चाहिए, जवेद लतीफ भी अगर रखे तो उसमें कोई ममानत वाली बात नहीं है। जो आदमी पार्लिमानी पार्टी का रुकन होगा, जिसे उसके हलके के लोग इलेक्ट करके भेजेंगे, तो बिल्कुल वो डिजर्व करता है। इसका मतलब ये हुआ, क्वालिफिकेशन तो यही है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। सही। इसका मतलब ये हुआ कि अपने अपने ताई हर कोई शहबाज शरीफ के बाद उम्मीदवार है, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी है, राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा आसिफ है, सारे हैं। मरियम नवाज भी हो सकती है, मरियम नवाज की कोई ममानत नहीं है। यही मैं पूछने लगी थी कि अगर मरियम नवाज साहिबा की नाइली खत्म हो जाती है, तो फिर तो 2 स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार रह जाते हैं ना, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। तो फिर क्या हो सकता है? मैच तो बड़ा टफ हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो विड्रॉ कर जाएंगी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हक में, अगर वो उम्मीदवार हुए ऐसी सूरत में। अच्छा, इसका मतलब ये धड़े बंदियां ये भी साथ ही खत्म हो जाएंगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज
देखें, एक तो वैसे भी पार्टी में सीनियर और जूनियर का बड़ा फर्क होता है। हाँ। लेकिन उनकी फैमिली में जो है वो छोटे बड़े का जो डिसिप्लिन है या जो इज्जत है, वो मैं नहीं समझता कि आम आदमी जो उस फैमिली से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है वो इस चीज़ को जो है वो समझ सके। उनमें ये बात बहुत बदर्जा उत्तम है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद हों पार्लिमानी पार्टी में और वो उसके उम्मीदवार हों तो मरियम साहबा जो है उनका मुकाबला करें, ये तो हो नहीं सकता। सही। राणा साहब, अभी भी आप लोगों को ये खदशात हैं कि हुकूमत की तरफ से साजिश के तहत अरेस्ट किया जा सकता है शहबाज शरीफ साहब को। फिर शेख रशीद साहब ने ये बात की थी कि बड़े बड़े नाम जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन से पहले। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पार्टी और ज़्यादा जो है वो जज्बे से और ज़्यादा जो है वो जोश से रिएक्ट करेगी और इंशाअल्लाह ताला वो अपनी जब अक्सरियत हासिल कर लेगी तो फिर ये नाअहलियों की तो कोई वक़्त ही नहीं है। आपके इल्म में होगा, लोग भूल जाते हैं कि 2008 में आपको पता है कि जब हम इलेक्शन में जिस दिन वोट डाल रहे थे, दोनों मियां साहिबान, दोनों मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ नाअहल थे। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन दोनों नाअहल थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही तो वो वजह है कि अगर आज हम फैसला कर दें या दो टोक ये नाम दे दें कि जी ये हमारा वज़ीर आज़म होगा और उसको कल को जो है वो हुकूमत जो है वो या कोई और हुकूमत जो है वो साजिश करके उसको नाहल कर दे, तो इसका इट मीन्स कि हमारा वज़ीर आज़म नाहल हो गया। सही। लेकिन एक कंफ्यूजन तो बरकरार रहेगी ना, पे जो है वो फैसला करेगी। आपको पता है ना केपीके में बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ? कंफ्यूज रहे ना लोग उम्मीदवारों के हवाले से, बाद में पता चला सिलेक्शन ही ठीक नहीं। ना कोई कंफ्यूजन ना नहीं, ये केपीके में अपनी शिकस्त को, अपनी शर्मनाक हार को आइडेंटिफाई करने में अबहाम और जो है वो होशियारी से काम ले रहे हैं। वहां पे कोई अबहाम नहीं था, बिल्कुल लोगों को पता था कि किसको वोट देंगे उसका क्या रिजल्ट होगा। पेशावर में 1,60,000 लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है अपोजिशन को। ये किधर जो है वो भागे फिर रहे हैं। ये तो मामला ये है कि वहां पे कोई अबहाम नहीं था, ना कोई कैंडिडेट का अबहाम था, ना कोई इशू का अबहाम था। वहां पे लोगों ने सोच के समझ के जो है वो फैसला किया है। कभी भी पार्टियां जो है वो इस तरह से जो है वो यानी वक्त से पहले इस किस्म के ऐलानात नहीं करती, उसमें काफ़ी नुकसानात होते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें बिल्कुल वक्त आने पे फैसला करेगी। और जो मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट टू मियां साहब कौन है और मियां साहब के बाद कौन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तयशुदा हैं। सही, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। सही। पंजाब में अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद मॉनिटर करना है बल्दियाती इंतखाबात को, जो सारा सिस्टम है, और केपीके में जो दूसरा मरला है, तो फिर तो रिजल्ट्स कुछ चेंज हो सकते हैं। अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पेश की गई है ना कि किसकी सिफारिश पर किस किस को कहाँ टिकट दिया गया। जब प्राइम मिनिस्टर खुद सारे मामले को मॉनिटर करेंगे तो रिजल्ट्स बदल भी सकते हैं, पंजाब में भी और केपीके में दूसरे मरले में भी। नहीं, पंजाब में तो खैर इनका बड़ा शाफी इलाज होगा इंशाअल्लाह ताला ये आए पंजाब की तरफ। बाकी केपीके में इन्होंने उन इलाकों में जो है वो इलेक्शन करवाया पहले मरहले में, ताकि वहाँ हम जीत जाएं और उसके बाद अगला मरहला आसान हो जाए। ये जिन इलाकों में ये हारे हैं, इन इलाकों में 100% यानी ये मर्दान, ये बन्नू, ये कोहाट, ये पेशावर, वहाँ पे 100% इनके MNA और MPs थे। वहाँ पे इनका पूरा होल्ड था। फिर उसके बाद इन्होंने भरपूर धांधली की है, पूरा ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया है, करते तो हारते तो ना राणा साहब है। और नहीं, वो धांधली का भी एक साइज होता है ना, मुखालफत का भी एक साइज होता है। अगर एक आपकी वहाँ पे औकात बिल्कुल ही ना हो तो फिर आप जितनी भी धांधली कर लें उससे कुछ नहीं बनता। तो ये है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद, सारे हुकूमती वसाइल झोंकने के बावजूद ये हारे हैं उन इलाकों से जहाँ पे इनका पूरा होल्ड था। तो अब जो इलाके हैं, अब आप जो दीर साइड है, वो सारी जो बेल्ट है वो सारी वहाँ पे जमात इस्लामी और दूसरी जमातें JUIF जो है वो मजबूत है। ये जो हज़ारा साइड है वहाँ पे PMLN जो है वो बड़ी मजबूत है।
तो वहाँ पे तो ये जनरल इलेक्शन में भी जब सारा कुछ जो है वो इनके साथ था तो उस वक्त नहीं ये जीत सके, तो अब वहाँ पे क्या जीतेंगे ये। सही। एक और सवाल का जवाब दे दे, बल्कि कमेंट ही है। आज कैप्टन सफदर ने कहा कि जुनैद सफदर एक सियासतदान के बेटे हैं, तो जाहिर है वो भी सियासत में आएंगे, तो क्या आप अपने नए लीडर को वेलकम करते हैं? कल हमने देखा कि मरियम साहिबा अपनी पेशी में भी उनको साथ लेकर गई। जी देखें, मोस्ट वेलकम है। हमारे बच्चे जो हैं, देखें, एक अगर डॉक्टर का बच्चा जो है वो डॉक्टर बन सकता है, एक सीएसपी ऑफिसर का बच्चा सीएसपी ऑफिसर बनना चाहता है, एक एंकर और मीडिया वाले का बेटा जो है वो सहाबी का बेटा सहाबी बनना चाहता है, तो ये क्यों आप खामखा हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि जी सियासतदान का बच्चा जो है वो जिसके घर में जिसने अपनी होश संभालने से लेके जवान होने तक जो है वो सियासत देखी, वो सियासतदान नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता वो? बिल्कुल, हम अगर उसका ये चॉइस है, लेकिन एक आम सियासतदान और एक लीडर बनने में चाहिए। जो लीड करता है वो लीडर कहलाता है। सियासतदान तो बहुत है, लेकिन लीड करने वाला एक ही होता है और वो लीडर होता है। नहीं, ये इख्तियार तो अवाम देते हैं ना। कोई लीडर जो है वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? पार्टी में ओहदा दे देगा, उसके बाद क्या करेगा? उसको जो है वो कोई टिकट दे देगा, लेकिन वोट तो वो लोगों से लेना है ना। सही। पजीराई जो है वो तो अवाम ने देनी है, वो तो फिर जिसके हिस्से में आएगी वो ही आगे बढ़ेगा ना। आप बैट पकड़ा के किसी को जो है वो क्रीज के ऊपर तो अपना जो है वो पिच के ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन वहां पे रन नहीं आप बनवा सकते। वो तो छक्के चौके तो उसी ने लगाने हैं, जो लगाएगा वो ही सरवाइव करेगा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल का जवाब दे दें। ये तो है। अब देखें ना, मरियम नवाज ने एक मौके पे आके जब उसकी फैमिली को, उसकी पार्टी को उसकी जरूरत पड़ी, तो उसने जो है वो अपना साबित किया है। सही, उसने परफॉर्म किया है। तो अब उस परफॉर्मेंस को आप इधर से अपना कंप्लेंट करें, इधर उलझाएं उधर उलझाएं, आप कैसे उलझा सकते हैं? सही। वो क्राउड पुलर है। वो हमारी पार्टी की जो कैंपेन है उसको लीड करेगी, और वो ऐसे उसके जलसे और इंशाल्लाह ताला रैलीज होंगी कि ये सारे लोग जो हैं ये। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा को तो कुछ अरसा हुआ ना, हमजा शहबाज तो पिछले 24-25 सालों से सियासत में, वो अभी तक लीड क्यों नहीं कर पाए? वो इस दौड़ में बहुत पीछे क्यों है? मरियम नवाज आगे निकल गई एक छोटे से अरसे में। यही जुनैद सफदर साहब के साथ आपको नहीं लगता ऐसा ही होगा? नहीं देखें, आप देखें, हर आदमी की जो है वो अपनी एक क्वालिटीज होती हैं, अपनी उसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है। हमजा शहबाज आप शायद इस बारे में आप कुछ जानती नहीं है। वो उन्होंने हमारा जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था पंजाब में, उसको उन्होंने बहुत जो है वो मैनेज किया था, और अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली थी। अभी ये हमारे बाई इलेक्शन जो हैं इसमें वो बहुत पूरी तरह से इन्वॉल्व भी होते हैं, बड़ा मैनेज करते हैं। लेकिन अब वो क्योंकि MPA हैं, मैं MNA हूँ, हम किसी हल्के में जब ज़िमनी इलेक्शन होता है हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते। हम अगर जाएंगे तो हमें नोटिस जारी हो जाता है, जुर्माना हो जाता है। सियालकोट में मैं मरियम नवाज साहिबा के सिर्फ साथ गया था, मैंने वहाँ पे कोई जलसे से खिताब नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो वहाँ पे इसके बावजूद मुझे उन्होंने जुर्माना कर दिया। सही। तो इस वजह से बाकी जब इंशाल्लाह ताला कैंपेन होगी तो हमजा शहबाज शरीफ साहब भी साथ ही होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ की शिकस्त की असल वजह सामने आ गई है। महंगाई और मनपसंद अफराद में टिकटों की जो तकसीम है ये शिकस्त की वजह बनी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें पेशावर, मर्दान, सवाबी, बन्नू और DI खान में शिकस्त की वजह और अफराद का तयन किया गया है। तहसील मेयर पेशावर का टिकट गवर्नर शाह फरमान,
कामरान बंगिश और तैमूर सलीम झगड़ा के सिफारिश पर दिया गया, जबकि अरबाब शहजाद ख़ानदान ने उसकी भरपूर मुखालफत की, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। फिर जो मर्दान के सारे टिकट्स थे ये आतिफ खान के सिफारिश पर दिए गए। सवाबी के जो टिकट्स थे ये स्पीकर असद कैसर के कहने पर दिए गए। ज़राए के मुताबिक, हम ये जो आपको खबर दे रहे हैं, ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लिहाजा KP के बल्दियाती इंतखाबात में नाकिस कारकर्दगी पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत 4 सूबाई वज़रा और 11 अरकान असम्बली को शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया गया है। जिन पार्टी अरकान ने मुखालिफ उम्मीदवारों की हिमायत की उन्हें भी चार्जशीट करने का फैसला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वज़ीर आला KP के महमूद खान से मुलाकात करके इसी रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया और उन्हें बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरला होगा जनवरी में उसके लिए गाइडलाइंस दी। नाज़रीन, ये है तहरीक इंसाफ में पार्टी टिकट बांटने में इंसाफ की सूरत हाल। पार्टी में इख्तलाफात के अलावा महंगाई, गैस और बिजली की लोड शेडिंग भी खासी तकलीफदेह हो चुकी है, जिस पर आवाम तो क्या अपने अरकान असम्बली को भी जवाब नहीं मिल रहा है, जिस पर PTI के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने तो बाकायदा वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर के रवैये से तंग आकर पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप से ही इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका मानना है कि बार बार मैसेजेस किए, बार बार बात करने की कोशिश की, टाइम मांगा, उसके बावजूद हमाद अज़हर उन्हें जवाब नहीं उन्होंने कभी जवाब दिया। वो हमारे साथ भी उस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर पहले मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि वाकई उम्मीदवारों का गलत चुनाव ही ना वजह बना इस शिकस्त का PTI के KP के बल्दियाती इंतखाबात में, या आप समझते हैं और भी फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अलावा? जो फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं और जो वजीर आजम को बताए गए हैं, मेरा ख्याल उनमें कोई कमी नहीं रह गई, सारी बातें सामने आ गई हैं। जाहिर है कि नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो उसके ये सारे ही असबाब होंगे। उम्मीदवार भी कुछ गलत होंगे, कुछ आपस की चपकलश भी होगी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो PTI की परफॉर्मेंस है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ। अगर गैस नहीं है, अगर महंगाई हो गई है, अगर चीजें दस्तयाब नहीं है, तो जाहिर है कि वो तो वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है या सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। और अब तो ये नजर आ रहा है कि कोई पार्टी के टिकट जारी करने का कोई नज़्म ही नहीं था। यानी अगर एक शख्स ने अपनी मर्जी से एक जगह टिकट दे दिए, दूसरे शख्स ने अपनी मर्जी से टिकट दे दिए, तो फिर पार्टी कहाँ थी, उसकी तंजीम कहाँ थी? बात बिल्कुल ठीक है, पार्टी टिकट देने का बिल्कुल ये एक प्रोसीजर होता है, लेकिन लोगों ने वोट इमरान खान को देना था, इमरान खान की कारकर्दगी को देना था, इमरान खान की पॉलिसीज़ को देना था। अगर सिफारिशों पर टिकट दे भी दिए गए, आप नहीं समझते कि अगर तहरीक इंसाफ ने पिछले 8 सालों में यहाँ पर कारकर्दगी दिखाई होती, चलें पिछला टेन्योर तो छोड़ दें, इन पिछले 3.5 सालों में कारकर्दगी दिखाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कारकर्दगी बेसिक वजह बनी, अगर मैं गलत नहीं कह रही। देखिए, बुनियादी तौर पर तो यही बात कही जाएगी ना, जब सेटबैक होगा तो कारकर्दगी ही को बुनियादी वजह करार दिया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि PTI जो है वो वोटों के एतबार से तो उनका दावा है कि हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन अभी जो इदादो शुमार मुजमुई तौर पर सामने आएंगे तो उससे पता चल जाएगा। उनका वोट बैंक तो मौजूद है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि उनकी लुटिया बिल्कुल डूब गई हो। तो ये शिकस्त और फतह तो होती रहती है, और उन्होंने इसको तस्लीम किया है, इसकी दाद देनी चाहिए। और उसके बाद असबाब का जायजा लेने के लिए भी तेज तर कोशिश शुरू हो गई हैं, डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज भी हो रही है। तो ये सियासत का हिस्सा है, हमें इसे कोई मैदान जंग नहीं समझना चाहिए कि एक बार बिल्कुल ही हर चीज खत्म हो गई है। एक मोर्चे पे उनको शिकस्त हो गई है, अब देखें आगे वो क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है,
पिछले 8 सालों से अगर पीटीआई वहाँ पर बराजबान है केपीके में, मौलाना साहब को किस चीज़ का वोट मिला? क्या वो मौलाना साहब ने ऐसा क्या किया वहाँ पर जो उनको वोट मिला, या ये समझा जाए कि पीटीआई का नाराज़गी का वोट उधर ट्रांसफ़र हुआ है? देखिए, मुबस्सरीन तो ये कह रहे हैं कि मौलाना जो है पूरी क़ुव्वत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इमरान खान साहब के मुकाबले खड़े रहे हैं। उन्होंने पहले दिन ही से उनकी हुकूमत जो है उसको सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया है। तो इसलिए जब नाराजगी हुई है पीटीआई से तो फिर उनके हरीफे अव्वल की तरफ निगाह गई है। और मौलाना को ताईद मेरा ख्याल हासिल थी मुस्लिम लीग नून की भी, क्योंकि पेशावर में तो बाकायदा दोनों के दरमियान मुआहिदा हुआ था और दोनों जमातों ने मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया था। तो मौलाना, आप ये कह सकते हैं कि मौलाना को बेनिफिट हुआ है उनकी वाज़े और दो टोक पोजीशन का, और इस लिहाज से तो पीडीएम जो है उसको तक़वियत मिली है। और मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्क में पीडीएम जो है उसमें तवानाई का एहसास पैदा होगा। ये ट्रेंड सेट करता है बल्दियाती इंतखाबात का रिजल्ट, आप समझ रहे हैं ये ट्रेंड सेट करेगा आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए? शामी साहब, देखिए, मुबस्सरीन का कहना यह है कि जिन हलकों में इलेक्शन हुआ है, जिन तहसीलों में इलेक्शन हुआ है, वो पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड थे। हाँ। और पीटीआई जो थी उस पर उन इलाकों पे हुकूमत कर रही थी बिला शिरकत गैरे। तो अगर वहां उसको सेटबैक हुआ है तो अब दूसरे मरहले में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये सेटबैक ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए अगर ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उससे हवा का रुख तो एक मुतय्यन हुआ है, और आइंदा इंतखाबात पर भी उसका असर पड़ेगा। पार्टी पर गिरफ्त भी खान साहब की जो है वो मुतासर होगी, इंतजामिया पर गिरफ्त जो है वो भी मुतासर होगी। लेकिन अब किस तरीके से वो ओहदा बरा होते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं इस नुकसान को, हाँ। ये देखने की बात है। लेकिन एक और चीज बड़ी खुलकर सामने आई है ना कि खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और मामलात में इतना उलझे रहे कि उन्होंने इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी कि इलेक्शन से पहले जान लेते कि टिकट्स किसको मिल रहा है, जिम्मेदारी किसकी है, कौन टिकट्स दे रहा है। क्योंकि हम जब इतना खान साहब को हम जानते हैं कि वो मेरिट पर यकीन रखते हैं, शफाफियत पर यकीन रखते हैं, सिफारिशी टिकट्स को हमेशा उन्होंने नून लीग को भी इस पर क्रिटिसाइज़ किया, पीपल्स पार्टी को भी किया है। तो इससे एक चीज़ खुलकर सामने आई है कि उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था या उन्होंने इग्नोर किया सारे मामले को। नहीं, इंटरेस्ट तो उनका यकीनन होगा। उन्होंने वजीर आला का इंतखाब खुद किया था और उनकी पार्टी ने तो इंतखाब नहीं किया। हाँ। आमतौर पर तो होता यह है कि पार्लिमानी पार्टी अपना लीडर चुनती है, लेकिन खान साहब ने तो अपने सूबाई जो वज़रा आला हैं उनका खुद इंतखाब किया है, उनको पार्टी ने नहीं चुना। और इस लिहाज से तो जो हुकूमत, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसके भी वो बराह रास्त जिम्मेदार है, और पार्टी की कारकर्दगी उसका भी बराह रास्त जिम्मेदार है। तो मालूम ये हो रहा है कि पार्टी जो है उसका कोई तंजीमी ढांचा नहीं है। हाँ। और पार्टी जो है वो अपना वजूद जो है साबित नहीं कर सकी, ये एक बुनियादी कमजोरी है। इसके बाद तो फिर बाकी तो सब कहानियां है ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जिन्होंने आज ही इस्तीफ़ा दिया है, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब।
पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप से आपने इस्तीफा दिया है? एक्चुअली पार्लिमानी सेक्रेटरी का रोल बहुत महदूद होता है। पार्लिमान की हद तक ही है वो जवाब दे सकता है अपनी मिनिस्ट्री का। ना हम प्राइवेट बिल ला सकते हैं, ना हम कॉलिंग अटेंशन पे खड़े होकर बात कर सकते हैं अपनी हल्के की। और अली जैदी साहब के साथ में था, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैंने स्पीकर को भेजा है कि ताकि मैं असेंबली में बेहतर रोल प्ले कर सकूं। अच्छा, अब ये वजह फरमाइएगा, बताइएगा कि हमाद अजहर साहब से कितने अरसे से आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर गैस का कितना बहरान है, इसका कोई हल कीजिए, और आपको जवाब नहीं आया। कितने अरसे से आप उनके पीछे लगे हुए थे? देखिए, मैंने 2 दिसंबर को MD SHGC को लेटर लिखा था। उसमें अपने हल्के के हवाले से उनको हाईलाइट्स की थी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। एक तो चीज़ हम सबने समझना है, पाकिस्तान के तमाम अवाम ने, कि हमारे पास गैस की शॉर्टेज है और गैस है नहीं। और पिछली गवर्नमेंट्स के दौर में एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, और ये भी एक वजह है कि गैस ना होने की। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस रिसोर्सेज में रहते हुए हमने इनसे डिमांड ये की थी कि आप मैनेजमेंट बेहतर करें, और ख़ास तौर से सुई सदर्न गैस के जो सेकंड टियर मैनेजमेंट है उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, पाइपलाइन डालें जो पुरानी हो चुकी है। इस हवाले से काफ़ी इश्यूज मैंने हाईलाइट्स किए थे, उसका जवाब नहीं आया। फिर वो हुआ ये कि मैंने जिस वक्त कॉल की तो हमारा साहब मीटिंग में या कैबिनेट में बिजी थे, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, और फिर मैसेजेस का जवाब नहीं आया। तो फिर मुझे ये इंटरनल एक लेटर था, जो कि हमाद अजहर मुझसे जूनियर हैं, एज ए सीनियर मैंने उनको ये लेटर लिखा था। और देखिए, एक बात और समझें कि PTI की खूबसूरती क्या है और जुर्रत है MNAs और MPs की, कि जो हम ये बात कर सकते हैं, और ये जुर्रत हमें हमारे लीडर इमरान खान साहब ने दी है। कराची के हवाले से आप देखें तो जो पीपल्स पार्टी का बिहेवियर कराची के साथ है, सीवेज के इशू, पानी के इशू, रोड, सड़कें, हर चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक मोंजोडारो बनता जा रहा है। और यहाँ से एक जो MNA और MPs हैं कराची के पीपल्स पार्टी के, कभी आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि वो एक जमहूरी पार्टी नहीं कह सकता, तो जमहूरियत का यकीन रखते हैं। जिस तरह उनका पार्टी को जरा साइड पे रखें। अगर आप लोगों को भी कराची वोट मिला है तो आप लोगों को नहीं, मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये, हम असेंबली में भी ये बात उठाते हैं, हम असेंबली में भी ये बात उठाते हैं, हर जगह उठाते हैं। देखें, डेफिशिएंसीज होती हैं हर जगह, हर इदारे में। उस डेफिशिएंसीज को एक पॉजिटिव मैनर में हाईलाइट करना बहुत बेहतर होता है। जी, तो जब से ये मीडिया पर चलना शुरू हुआ है कि आप जो है ना वो आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, कोई कोशिश की, कोई मैसेज आया, या उन्होंने किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, कांटेक्ट हुआ है हमाद अजहर साहब से भी, और उन्होंने बताया। और MD सुई सदर्न गैस से भी परसों फ्राइडे को मीटिंग है हमारी 10 बजे, वहाँ पे हम ये चीज़ें उठाएंगे और उनसे उस चीज़ को समझ। देखिए, जब कम्युनिकेशन गैप आता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, अनोइंग होती है, तो ये हुआ कम्युनिकेशन गैप। लेकिन एक चीज़ तो आप बताएं ना, एक चीज़ आप माने कि आप मजबूर हुए ये सारी जो कॉन्वर्सेशन थी ये मीडिया पर लाने पर, कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। जब उन्हें भी पता चला कि मीडिया पर आ रहा तो कांटेक्ट हुआ ना, ये भी तो आप अप्रिशिएट करें ना कि मीडिया ने आवाज़ पहुंचाई। अच्छा, मीडिया ने आवाज़ पहुंचाई, आपकी शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाए, मीडिया पर डिस्कस हुआ तो आपसे रब्ता हुआ जनाब। अच्छा, मीडिया को भी इतने 3.25 साल में इतनी कॉल्स नहीं आई जितनी आज मेरे पास मीडिया की कॉल आई है। अच्छा, मेरा कोई कतई इरादा मीडिया को, ना मैंने भेजा लेटर, ना भेजने का कभी इस फ्यूचर में इरादा है। ये लेटर हमारी पार्लियामेंटेरियन हमारी खातून है, उन्होंने लीक किया है। ये इंटरनल लेटर था, इंटरनली। अब मसला ये है कि आजकल कोई चीज़ सीक्रेट रहती नहीं है, और ये 2 दिन हुए मैंने भेजा था। इससे पहले भी मैंने 2 दिसंबर को लेटर भेजा था, वो भी इंटरनल था। और जैसे पार्लिमानी सेक्रेटरी का जो रिजाइन है वो भी हमारा इंटरनल था। मगर अब ये चीजें रहती नहीं है। मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूं और मैं इंशाल्लाह हमेशा पार्टी की पॉलिसी को और खान साहब के नजरिए को फॉलो करूंगा। जरूरत है ना, बिल्कुल ठीक है कि एक वजीर को, एक मिनिस्टर को आप 3 हफ्ते से लगातार जो है ना बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी भी क्या मसरूफियत, मजबूरी कि वो आपके मैसेज का जवाब ना दें, आपसे बात ना करें या आपको टाइम ना दें, तो इसका मतलब मसाइल तो थे ना, प्रॉब्लम्स तो थी ना कि वो आपकी बात ही नहीं सुन रहे थे।
देखिए ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा ना कम्युनिकेशन गैप रहा है और उसी की वजह से ये मुझे लेटर लिखना पड़ा। अदरवाइज अगर कम्युनिकेशन नहीं होती तो इसकी नौबत नहीं आती और प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते थे। अब चलें ठीक है, लेट हुए, मगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फ्राइडे को जो मीटिंग होगी उसमें बेहतर सूरत-ए-हाल निकलेगी कराची के हवाले से। और जो हमारा कराची का मुकदमा है वो हम हर जगह लड़ते रहेंगे, पार्टी में भी, हुकूमत के साथ अगर कोई जरूरत होगी तो वहाँ पे भी हम। मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।